गुड इवनिंग आप सभी को वंस अगेन और वेलकम आप सभी का। आई होप आपको मेरा आवाज भी क्लियरली आ रहा होगा और स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। आज हम हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट उसका यूनिट 6 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 के क्या क्या कंटेंट्स है वो हम सबसे पहले तो रीड कर लेते हैं, देन हम हर बार की तरह ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसका नाम है प्रेशर सिस्टम हजार्ड एंड कंट्रोल। प्रेशर वेसल के बारे में यहाँ पर उसका जो एक्ट है एसएमपीबी उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ प्रेशर वेसल, जो प्रेशर वेसल्स है, ठीक है, उनका टेस्टिंग, उनका इंस्पेक्शन, उनका फॉर्म नंबर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कंटेंट या फिर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड है जिनसे इसका रस्टिंग वगैरह या फिर प्रोटेक्शन मेथड है वो भी इसमें हम देखने वाले हैं। चेकलिस्ट फॉर रूटीन इंस्पेक्शन, चेकलिस्ट फॉर स्पेसिफिक मेंटेनेंस के रूटीन इंस्पेक्शंस के लिए प्रेशर वेसल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी चेकलिस्ट होती है, उसमें क्या कंटेंट्स रहते हैं। उसके बाद फिर स्पेसिफिक मेंटेनेंस के लिए कौन सी चेकलिस्ट है। रूटीन इंस्पेक्शन के लिए भी अलग रहता है, जैसे कि डेली इंस्पेक्शन का अलग चेकलिस्ट रहता है, वीकली का, मंथली का, क्वार्टरली, 6 मंथली या फिर ईयरली का भी एक अलग चेकलिस्ट रहता है। फिर देन प्रेशर सिस्टम हजार्ड्स एंड कंट्रोल्स में प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर सिस्टम, तो प्रेशर वेसल, ठीक है, उसके इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और पाइपिंग वगैरह जो भी है वो सब मिलके प्रेशर सिस्टम बनता है। आप समझ रहे हो, तो प्रेशर वेसल एक पार्ट है पूरे प्रेशर सिस्टम का। तो प्रेशर सिस्टम एक लार्जर स्केल पर है और उसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है प्रेशर वेसल। तो हम दोनों ही डेफिनेशन वगैरह सब यहाँ पर देखेंगे कि प्रेशर वेसल किसे कहा जाता है, प्रेशर सिस्टम किसे कहा जाता है। उसके बाद फिर हजार्ड ऑफ स्टीम, जो स्टीम है उसके क्या हजार्ड्स हैं, स्टीम एक्सप्लोजन का क्या मैकेनिज्म रहता है, एलपीजी के प्रॉपर्टीज, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और बल्क स्टोरेज। जनरली अगर आपको कोई भी गैस को स्टोर करना है ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, ठीक है, तो इंडस्ट्री के पास क्या ऑप्शन रहता है कि गैस को पहले तो ठंडा कीजिए, राइट, और उसको प्रेशराइज कीजिए। प्रेशर देके उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, ताकि वो गैस से टर्न होके क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड फॉर्म में गैसेस आपके स्टोर रहता है, ताकि आप ज्यादा मात्रा में गैसेस को एक छोटे वेसल में आप स्टोर करके रख सकते हो। अब एग्जांपल लेते हैं किचन का। किचन में भी हमने एलपीजी गैस को स्टोर करके रखा है, किसमें, एलपीजी सिलेंडर में, राइट। तो सिलेंडर क्या हो गया, वहां पर वेसल हो गया। अब सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एलपीजी को क्या करना पड़ता है, फिर अगेन कूलिंग करना पड़ेगा और उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, लिक्विफाई करना पड़ेगा ठंडा करके, एंड देन वो लिक्विड फॉर्म में उस गैस सिलेंडर में स्टोर रहेगा। अगर वो गैस में रहेगा तो ज्यादा गैस वहां पर स्टोर ही नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो, तो ज्यादा क्वांटिटी में हमें अगर कोई भी गैस को स्टोर करना है तो सबसे पहले उसको प्रेशराइज और कूलिंग एक साथ करके फिर उसको लिक्विफाई करके ही आपको स्टोर करना पड़ेगा। आपका पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो गैस है हम हमारे वेसल में स्टोर करके रखें, ठीक है। तो ये उसके पीछे का मैकेनिज्म रहता है, ये हर गैस का सेम कंडीशन है। तो आप जब गैस सिलेंडर अगर आप ऐसा शेक करके देखोगे, हिला के देखोगे, तो आपको ऐसा लिक्विड जैसा नॉइज आएगा कि इसमें लिक्विड भरा है। तो क्योंकि जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो लिक्विफाइड करके उसमें स्टोर किया गया है। उसके बाद है प्रेशर सिस्टम। रिलेवेंट फ्लड का मीनिंग्स क्या है, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं प्रेशर सिस्टम के। उसके बाद सेफ्टी फीचर क्या है, प्रेशर सिस्टम जो है उसका फेलियर के क्या क्या रीजंस रहते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर हो गया, फिर सिस्टम फेलियर हो गया, ठीक है, कभी कभी लैक ऑफ ट्रेनिंग वगैरह हो गया, लैक ऑफ मेंटेनेंस, तो बहुत सारे रीजंस रहते हैं उसके। तो वो भी इसमें देखेंगे। हजार्ड्स ऑफ ओवर प्रेशर एंड ओवर टेम्परेचर इन प्रेशर सिस्टम, कोई भी प्रेशर सिस्टम में अगर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हजार्ड्स तो रहता ही है। तो क्या हजार्ड्स रहता है, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर होके फिर वहां पर लीकेज हो सकता है, फायर लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि प्रेशर से हम उसमें लिक्विड या फिर गैसेस हमने उस सिस्टम में स्टोर करके रखे, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट, कोरोजन कॉजेस एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोजन, क्योंकि इस पर ही मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं तो कोरोजन, उसके टाइप्स, उस पर ही आते हैं इस यूनिट में से, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो कोरोजन के क्या टाइप्स है, कोरोजन इरोजन में क्या डिफरेंस है, लोकेशन है, ठीक है। इंस्पेक्शन, प्रिवेंशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि अंडरग्राउंड
टैंक या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन, अंडरग्राउंड प्रेशर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कौन सा प्रोटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, सेक्रिफाइजल एनोड किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव क्लैडिंग लाइनिंग, ठीक है। तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब था यूनिट 6 का कंटेंट। अब प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर एक ऑन फायर्ड एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन फायर्ड कोड। तो इसके लिए कानून बना है जिसे हम एसएमपीवी रूल्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज एसएमपीवी रूल? उसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स 2016, और यहाँ पर एक ऑन फायर्ड इस तरीके का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो स्टैटिक मतलब एक जगह पर रहने वाले जो भी वेसल्स है, जैसे कि एलपीजी का बुलेट्स वगैरह हो गए तो उसे भी हम स्टैटिक प्रेशर वेसल कहेंगे। मोबाइल, मोबाइल का मतलब यह है कि जैसे कि किसी टैंकर, टैंकर को हम मोबाइल प्रेशर वेसल कहेंगे, क्योंकि मान लो कि कोई ट्रक है, उसके ऊपर हमने एलपीजी का जो बुलेट है या फिर कोई भी वेसल वहां पर रखा है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होगा, विच मीन्स कि वो मोबाइल है, इसलिए मोबाइल प्रेशर वेसल भी इसी रूल के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं। अब ये जो है कौन से एक्ट का रूल्स है? ये है एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 का ये रूल है, तो ये भी याद रखना, ओके। और इसमें सारे जो दिए गए हैं डेफिनेशंस वगैरह सेक्शन 2 में, तो वो आप देख सकते हैं। अब जनरली एक्सप्लोजिव एक्ट है, तो अगेन आपको भी पता है कि इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो पेसो ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करेगी। तो एसएमपीवी का जो भी रेगुलेशंस आएगा वो सब वही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है, राइट। तब हम यहाँ पर प्रेशर वेसल की डेफिनेशन देखेंगे। प्रेशर वेसल का डेफिनेशन दिया गया है कि वो देखेंगे। यस, यहाँ पर प्रेशर वेसल का डेफिनेशन दिया गया है। इंक्लोज्ड मेटल कंटेनर, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली मेटल कंटेनर की बात हो रही है। वॉट एवर शेप, कोई भी शेप रहेगा, वो सिलेंड्रिकल रहेगा, राउंड रहेगा, स्पेरिकल शेप रहेगा, कोई भी शेप रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ शेप। यहाँ पर आपको कोई भी क्लोज मेटल कंटेनर इंटेंड फॉर, इसका इस्तेमाल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए, किसके? एनी compressed गैस which is subject to internal pressure and whose water capacity exceeding 1000 liter, okay, and includes interconnecting parts and components thereof up to first point of connection to the connected piping and fittings, but does not include container wherein steam or other vapors is or is intended to generated water or other liquid or is intended to be heated, मतलब जहां पर हीटिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, जहां पर अदर वेपर वगैरह को गर्म नहीं किया जाएगा, जनरली बॉयलर वगैरह आप देखते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल मीन से, हीट एक्सचेंजर से, तो उसको प्रेशर वेसल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑन फायर्ड प्रेशर वेसल की ही बात हो रही है। तो इसमें जनरली बुलेट्स आएंगे, ठीक है, आपके टैंकर्स वगैरह आएंगे, स्पेरिकल जो स्टोरेज टैंक रहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस आप देखा होगा उसमें, इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में, तो वो इसमें आते हैं सब, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये प्रेशर वेसल का पूरा डेफिनेशन है। हालांकि इन्होंने प्रेशर सिस्टम का डेफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आप कंपोनेंट भी देखोगे, पाइपिंग वगैरह सिस्टम, परमानेंट इंस्टॉल, तो वो प्रेशर सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो ये याद रखना, ओके। तो प्रेशर वेसल का आप डेफिनेशन एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। मैं आपको 1-2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, सही से रीड कर लीजिए आप।
तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि एक रूल है, तो वो भी हमें रेफर करना चाहिए। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पेसो का मेंशन है, वेबसाइट ऑफ पेसो फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग प्रेस्क्राइब प्रोफोमा। ठीक है, सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस वगैरह, तो इसका भी यहाँ पर उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के ऊपर। अब जब प्रेशर वेसल या फिर एसएमपी रूल्स की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, चांसेस है, राइट। विच इंटरनेशनल कोड इज वाइडली यूज टू डिजाइन कंस्ट्रक्ट अनफायर्ड प्रेशर वेसल? कौन से इंटरनेशनल कोड की बात हो रही है जिसकी हेल्प से हम जो भी प्रेशर वेसल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं? तो कौन सा कोड जनरली हम प्रेफर करते हैं? तो आप कहीं पर भी जाओगे वर्ल्ड वाइड, जो अमेरिका का स्टैंडर्ड है उसको अडॉप्ट किया गया है। अगर आप वेल्डिंग देखोगे या फिर मेटल के रिलेटेड देखोगे, उनका क्वालिटी से रिलेटेड देखोगे, तो एएसएमई स्टैंडर्ड ज़्यादातर यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। तो एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड सेक्शन 8 को रेफर किया जाएगा। द अमेरिक एएसएमई का मतलब है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द प्रेशर वेसल? क्या प्राइमरी पर्पस क्या है कोई भी कोड बनाने का, स्टैंडर्ड बनाने का? तो सबसे पहले तो इनका मकसद ये था कि कुछ कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी कानून क्यों बनता है, कि पहला पर्पस है कि कोई तो प्रॉब्लम आया होगा। ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर उस कोई भी सेक्टर ले तो उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोड बनाया जाता है। पहला पर्पस ये रहता है, कोई तो प्रॉब्लम है, सेफ्टी से रिलेटेड ले लीजिए, क्वालिटी से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर रेगुलेशन रिलेटेड ले लीजिए, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड कोड कानून बना रहे हैं या फिर रूल्स बना रहे हैं, राइट, या रेगुलेशंस बना रहे हैं। तब वो तो बना लिया, नंबर वन पर्पज ये था। सेकेंडरी पर्पज ये रहता है कि हर जगह पर उसका यूनिफॉर्मिटी रहे, और जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब वेसल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है, खरीदने वाला कस्टमर हो गया, तो जो भी उनसे रिलेटेड पार्टीज है, उनको एक गाइडलाइन देने के लिए कोई भी कोड, स्टैंडर्ड, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन, रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ये प्राइमरी पर्पज रहता है दुनिया के हर एक कोड स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे। ओके। तब इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे, तो ये एक सबसे रिलेवेंट है, टू इंश्योर सेफ्टी, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। तो एसएमपीवी बनाने का पीछे पर्पज ये था प्रेशर वेसल के, कि भाई सेफ्टी, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस को यहाँ पर मेक श्योर करने के लिए ये लाया गया है। विच कोड इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अ प्रेशर वेसल डिजाइन इन सेफ्टी? तो यहाँ पर आईबीआर, जो प्रेशर वेसल का जो ये है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, तो उसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है। द सेफ्टी कोड फॉर प्रेशर वेसल फोकसेस प्राइमरीली ऑन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी अंडर स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन। ठीक। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर प्रेशर वेसल कोड्स? तो प्रेशर वेसल का जो भी स्टैंडर्ड से रहते हैं, कोड्स रहते हैं, उसमें से नीचे का कौन सा ये इंक्लूड नहीं रहता ऑप्शन? तो उसमें है कलर कोडिंग ऑफ अ डेकोरेटिव पर्पस। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप कोई भी डेकोरेशन स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको रिलेवेंट लगेगा। उसके बाद है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रेशर वेसल सेफ्टी कोड्स व्हाट डज MAWP स्टैंड्स फॉर? तो मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेशर वेसल सेफ्टी कोड में MAWP का फुल फॉर्म रहेगा। उसके बाद है, अंडर ASME सेक्शन 8, यानी कि ASME का जो स्टैंडर्ड है, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्रेशर वेसल इज पुट इनटू द ऑपरेशन? तो प्रेशर वेसल को ऑपरेट करने से पहले या फिर उसका हैंड ओवर देने से पहले क्या मेक श्योर कराना चाहिए? कंडक्ट अ हाइड्रोस्टेटिक और न्यूमेटिक टेस्ट कराना चाहिए। कोई भी प्रेशर वेसल ले लीजिए, छोटा बड़ा, सिलेंडर, स्पेरिकल, कोई भी शेप का हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। Next, which of the following method forms a protective oxide layer on the metal surface preventing further corrosion? तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि ऑक्साइड का लेयर किसी धातु पर, धातु के सरफेस पर बन जाता है, ताकि वो उसको जंग ना लगे आगे? जंग लगने से बचाने के लिए यहाँ पर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उस पर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है? उस मेथड का नाम है एनोडाइजेशन। ये हमें स्कूल में भी दिखाया गया था। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई वो धातु को जंग नहीं लगता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है।
उसके बाद है एनोडाइजिंग इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट क्रिएट्स ड्यूरेबल कोरोजन रेजिस्टेंट डेकोरेटिव फिनिश ऑन मेटल सरफेस। किसी भी धातु के सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, ये एनोडाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। अब आपको बताओ कि इसमें सिंपल क्या रहता है, आपको बताता हूँ मैं। अब ये स्कीमेटिक ड्राइंग में आप देख रहे हो कि जनरली एनोडाइजिंग हो रहा है। मान लो कि मुझे ये जो पार्ट है, ठीक है, तो इस ये मेटल का पार्ट है, कोई भी मेटल ले लीजिए आप, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे जंग ना लगे इसके लिए एक क्या चाहिए मुझे, एक मेटल का लेयर चाहिए, ऑक्साइड का लेयर चाहिए, राइट। तो ये इलेक्ट्रोड जब कनेक्ट करूंगा मैं यूनिट से, ठीक है, तब होगा क्या, इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके। और दूसरा, जब कनेक्शन मैं यहाँ पर एनोड को करूंगा, एनोड भी एक मेटल का ही पीस रहेगा, जिसका लेयर मुझे इसके ऊपर चाहिए, कोई भी लेयर होगा। चाहे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम ले लेते हैं हम, ठीक है, कि ये एल्यूमिनियम का पीस है और एल्यूमिनियम का लेयर मुझे इस कैथोड के ऊपर चाहिए, इस मेटल पार्ट के ऊपर चाहिए। तो इसको मैंने निगेटिव चार्ज दे दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और ये एसिड है। अब ये एसिड में से इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है छोटे छोटे, ठीक है, तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो गए और यहाँ पर उसके बॉडी के अराउंड बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इस यूनिट के इंस्ट्रूमेंट से इसके बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इसके बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम अपना पावर खो रहा है और फिर वो एल्यूमिनियम थोड़ा थोड़ा करके उसका पार्ट इस पर बैठ जाता है। तो ये पूरे सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम का एक लेयर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। इस प्रोसेस को हम एनोडाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। अब एनोडाइजिंग और ये जो प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल का भी यूज हो रहा है, विच मीन्स एसिड का भी, और इलेक्ट्रॉन्स का भी यहाँ पर यूज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही जनरली रिलीज हो रहे हैं उसमें से। दैट क्रिएट्स ए ड्यूरेबल कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डेकोरेटिव फिनिश ऑन मेटल सरफेस है। डेकोरेटिव फिनिश का मतलब कि जो स्मूथ सरफेस उस पर मेटल के ऊपर डेवलप हो जाता है। ओके। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, तो प्रोसेस में क्या रहता है, submerging the metal into acid electrolyte bath, passing electric current through the bath, mounting a cathode inside an anodizing tank. The metal acts as an anode, releasing oxygen ions that combine with the metal at the surface, and then the anodizing process creates a thick layer of anodic oxide coating on the metal। तो ये मेटल के ऊपर पूरा वो एल्यूमिनियम रहेगा, जो भी मेटल रहेगा, कॉपर भी ले सकते हो, कोई भी मेटल ले सकते हो, वो उसका एक लेयर बैठ जाएगा। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ओके। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर DYE, डाई का मतलब होता है कि एक कलर का डाई रहता है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। और जब हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वेल्डिंग के बाद उसका क्वालिटी चेक करने के लिए डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग किया जाता है। अब ये सिर्फ वेल्डिंग के एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये बहुत सारे, जैसे कि मान लो कि कोई प्रेशर वेसल है, ठीक है, मेटल का, तो उसमें क्रैक वगैरह तो नहीं है ना, तो ये चेक करने के लिए भी मैं डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसमें क्या किया जाता है, जो भी सरफेस रहता है, वेल्डिंग का सरफेस ले लीजिए, मेटल का सरफेस ले लीजिए, उस पर क्रैक्स वगैरह है क्या, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं ये देखिए। नंबर वन, सबसे पहले तो उस सरफेस को क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है, क्लीनर के हेल्प से वगैरह उसको ड्राई किया जाता है जहां पर आपको टेस्टिंग करना है, राइट। तो उस मेटल के पीस के ऊपर हमने क्लीनिंग कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर इंक, वहां पर एक बॉटल आता है स्प्रे का, तो हमने जो भी डिटेक्शन इंक वगैरह है उसको स्प्रे कर दिया, राइट। उसके बाद उसे आप डाई भी कह सकते हो, उस डाई को हमने अप्लाई कर दिया। ओके। उसके बाद हमने क्या किया, उसको पूरा वॉश आउट किया उस सरफेस को, ठीक है, क्लीन कर दिया, वापस एक बार क्लीन कर दिया। और जो भी हमारी डाई है वो क्रैक में चली गई है, अगर वहां पर क्रैक है तो उसमें जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब उसमें क्रैक है, होल है, छोटे छोटे बोर्स है, तो उसमें वो चला जाएगा पूरा। अब हमने पूरा क्लीनर से वो वापस एक बार क्लीन कर लिया। अब दूसरा एक स्प्रे आता है जिसका नाम है डाई डेवलपर करके, राइट। तो वो स्प्रे का बॉटल लिया हमने, डाई डेवलपर, वहां पर पूरा स्प्रे कर दिया। अब वो डेवलपर क्या करता है, वो जो डाई है हमारा उसको हाईलाइट करता है, तो वो सरफेस के ऊपर आपको विजुअली दिखने लगता है वो डाई,
क्योंकि डाई अभी डेवलप हो चुका है तो आपको विजुअली वो दिखने भी लगता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पर क्रैक है, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स है, बोर्स है, तो वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये 5-6 स्टेप का ये डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग रहता है, जिसमें 2-3 चीजें आपको करनी है। जनरली क्लीनिंग, उसके बाद फिर अप्लाइंग ऑफ डाई, एंड देन डेवलपर को भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स इट। उसके बाद फिर आपको ये इंस्पेक्ट करना है। अब जब आप डाई डेवलपर स्प्रे करते हो उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो ऊपर आने लगता है। डाई जो है अगर क्रैक्स में है तो वो ऊपर आने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डाई जो डेवलपर है काम करता है, या फिर डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग काम करता है। आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही जो इमेज है वो सही से आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से स्टेप रहते हैं उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज इसेंशियल फॉर पर्सनल वर्किंग विद द प्रेशर सिस्टम। ठीक है, जो भी लोग प्रेशर सिस्टम के साथ काम करते हैं, प्रेशर वेसल के साथ काम करते हैं, तो वहां पर कौन कौन सा ट्रेनिंग इसेंशियल है उन लोगों को। जनरली ऑपरेशनल ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल में से अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग जो है, कि इमरजेंसी के वो क्या करना चाहिए, मान लो कि लीकेज है या फिर कोई इक्विपमेंट फेल्योर है, ब्रेकडाउन है, फायर एक्सप्लोजन है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, वो भी ट्रेनिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन फ्रॉम कोरोजन। देखो, आप सभी को पता है कि अगर कोई भी मेटल पार्ट है, अगर वो ओपन एयर के कांटेक्ट में आता है, अगर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, या फिर पानी के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर 1000% चांसेस है कि कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वहां पर कोरोजन होगा, राइट, मतलब जंग लगेगी उसको। अब हम एक बार जैसे कि वाटर का पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, या फिर ऑयल एंड गैस का पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, तब उस जंग ना लगे उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पर एक मेथड है जिसका नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शंस करके, राइट। तो आप देखोगे कि जनरली समुद्र के नीचे से या फिर अंडरग्राउंड जो भी पाइपलाइन है उसको कैथोडिक प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि वो उसमें जंग ना लगे, राइट। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन जनरली क्या किया जाता है, तो एक रेक्टिफायर है। क्या कैथोडिक प्रोटेक्शन किसी के प्लांट में अभी इंस्टॉल है, जनरल प्रेशर वेसल के साथ रहता ही है हर एक प्लांट में। तो अगर आपके प्लांट में है तो कैथोडिक प्रोटेक्शन आप ही एक्सप्लेन करो तो बेटर रहेगा। वो एक्सप्लेन करना चाहेगा उसको, क्लास को। कोई भी ऑयल एंड गैस या फिर पाइपलाइन प्रेशर सिस्टम के साथ काम कर रहा है तो फिर वो उनको कैथोडिक प्रोटेक्शन पता है। जनरल जो पाइप फायर फायर का पाइपलाइन होता है जो लिंक किया जाता है, उसके लिए सर पेंट और प्राइमर करके उसके बाद से उसका डीएफटी वगैरह चेक करके फिर उसको लिंक किया जाता है। नाफिस जी, क्या आप प्लीज रिपीट करोगे। पाइपलाइन जो है ना सर, उस फायर फायर का जो पाइपलाइन हमने बिछाया लिंक किया था, तो वहां पे क्या प्राइमर पहले उसको पहले एमरिक पेपर से पहले क्लीन करके उसके बाद से उस पे प्राइमर करके उसका डीएफटी चेक करके उसके बाद से फिर पेंट करते हैं, उसके बाद से फिर डीएफटी चेक करते हैं, उसके बाद से उसको सूख जाने के बाद से लेइंग करते हैं अंडरग्राउंड में। ओके, अब ये थैंक यू। मेथड पता नहीं है सर, कैथोडिक प्रोटेक्शन है या क्या है। मैं आपको बताता हूँ मेथड क्या है, ठीक है। जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, वहां पर मान लो कि यस, विजय जी कुछ कहना चाहोगे आप। तो विजय जी कुछ कहना चाहोगे आप।
अंडरग्राउंड में पाइपलाइन में रैपिंग कुकिंग के लिए आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है, रिपीट करोगे? अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल देते हैं पाइपलाइन बोल करूंगा आपको ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है जतड़ी, एक सैक्रिफाइजर एनोड डाला जाता है। मतलब मान लो कि जंग तो लगने वाला है, ठीक है, तो क्या अगर ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें मैं दूसरा एक मेटल का पीस पाइप के पास रख दूं और पाइप जंग लगने के बजाय वो दूसरा पाइप मेटल का टुकड़ा जो भी पीस रखा है मैंने उसको जंग लगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो यस। तो इन दोनों को रेक्टिफायर से कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पाइपलाइन है, ठीक है, हमारा वाटर का रहेगा या जो भी ऑयल वगैरह का रहेगा, तो वो करोड़ होने के बजाय जो दूसरा हमने मेटल का पीस रखा है वो करोड़ हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। ओके। What is the purpose of relief valve in pressure system? Reduce pressure, obviously reduce pressure at the appropriate and operational level तक reduce करना, ये प्रेशर रिलीफ वॉल या फिर रिलीफ सिस्टम का यहाँ पर पार्ट रहता है। ठीक है, ओके। ये पीडीएफ में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो क्या डैमेज होता है जनरली अगर आप देखोगे तो स्टीम एक्सप्लोजन या कोई भी इसमें डैमेज या फिर लॉसेस में सबसे पहले तो आपका प्रेशर सिस्टम इक्विपमेंट उसका लॉसेस होता। वहां पर अगर कोई ह्यूमन वगैरह प्रेजेंस है तो वहां पर उसका भी लॉस होगा, एनवायरनमेंट का भी वहां पर लॉस होता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ रीजंस की वजह से सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चैट बॉक्स में सर ने बोला है कि कुछ रीजंस की वजह से क्लास से जा रहे हैं सर, नेक्स्ट वीक आएंगे। हाँ भाई, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ इमरजेंसी रीजंस की वजह से सर बोल रहे हैं कि अभी क्लास कट कर रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है। सर अभी और बोल रहे हैं कि कैन यू पीडीएफ भेज देंगे। hear me? I'm audible to you. हेलो, क्या प्रॉब्लम हुआ है? ओके ओके, गुड नाइट। कुछ इशू हुआ है क्या? अरे भाई लोग कुछ बताओ। हाँ सर के भाई साथ कुछ इशू कुछ हुआ है। टेक्निकल इशू की वजह से आज क्लास अभी बंद हो रहा है, यही मैसेज किया सर ने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो मैसेज नहीं ओपन नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। चैट बॉक्स। नेटवर्क इशू का। ओके ओके, गुड नाइट गाइस। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।
कोई भाई साहब ये बता सकते हैं क्या, कोई अगर मैम से कांटेक्ट किए हो तो बता सकते हैं क्या कि जो अपना हॉल टिकट है ये सेंटर अपना ऑफिस में मिलेगा या अपना जहाँ पे एग्जाम सेंटर है वहाँ मिलेगा? हेलो हेलो।